आज तक स्टोरीज के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, इससे पहले आप इस कहानी की 135 एक साथ सुन चुके हैं। अब किस्से 136 मुलाहिज़ा फरमाएं। दुनिया की हर औरत तारीफ और खुशामद की भूखी होती है। मैंने अपने गुस्से पर काबू पाते हुए कहा, बज़ाहिर वो कितना ही गुस्सा दिखाए, इन हरकतों पर मन ही मन में इतराती है और आखिरकार जाल में आ ही जाती है कि उसके लिए उससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी कि एक अजनबी गैर मुल्की उसकी आवाज़ की तारीफ कर रहा था। तुम जानते हो कि जिमी लॉयड किस पाए का मुजरिम है। उसकी सेक्रेटरी इतनी अहमक नहीं हो सकती कि उस पर 2 मीठे बोल काम कर जाएं। हो सकता है कि अपने बास में तुम्हारी दिलचस्पी की वजह से वो खुद तुमको घेरना चाह रही हो। चलो दोनों ही अपनी अपनी कोशिश कर लेंगे, कामयाब वही होगा जो सियाना होगा। मैंने बेपरवाही से कहा, यह ख्याल गलत है। एलिनोर उसकी तरदीद करते हुए बोली, किंग लाइन्स एक खालिस कारोबारी इदारा है और जिमी लॉयड उसका मुअज़्ज़ज़ सरबराह है। वहाँ मुजरमाना साजिशों का कोई खुसर नहीं है। मैं खुद उस इदारे में मुलाजिम रह चुकी हूँ। मेरा दावा है कि डैनी ने उस लड़की को कामयाबी से बेवकूफ़ बनाया है। टैक्सी में एलिनोर मेरे साथ थी। उसका काम सिर्फ इतना था कि मुझे काफ़ी हाउस तक पहुंचाकर बाहर ही मेरी वापसी का इंतजार करती। मेरे रेस्ट वॉच में उस वक्त 9 बजने में चंद मिनट थे। किराया अदा करके हम दोनों टैक्सी से उतर आए। निचली मंजिल पर काफ़ी हाउस का रोशन बोर्ड मैंने देख लिया था। मैं यहीं कहीं तुमसे आ मिलूंगी। वो मुझसे हाथ मिलाते हुए बोली, तुम्हें मेरी तलाश में भटकना नहीं पड़ेगा। ये कहते हुए उसने गर्मजोशी के साथ मगरबी अंदाज में अलविदा किया और मैं मुड़कर काफ़ी हाउस की तरफ हो लिया। उस वक्त बीमगन मेरे कोट में थी ताकि किसी नागानी हादसे का मुकाबला किया जा सके। काफ़ी की तेज़ और तलख बू काफ़ी हाउस की ख्वाबनाक फिजा में रची हुई थी, जिससे सिगरेट पाइप और सिगार के मिले जुले धुएं ने मजीद बोझल बना दिया था। धीमी धीमी रोशनियों में काफ़ी हाउस की बेशतर मेज़ें आबाद नजर आ रही थी। मुझे खुशी हुई कि यूरोप के उस तरक्की याफ्ता शहर में ऐसे जोड़ों की कमी नहीं थी जो अपनी शामें शराब खानों की बजाय काफ़ी हाउस में गुजारने को तरजीह देते थे। पर यह दौर तो सरासर रफ्तार, सुरात और मुकाबले का दौर बनकर रह गया था, जिसमें ज़हनी सुकून के लिए चाय या काफ़ी तो दरकिनार रवायती नशे तक बुरी तरह नाकाम हो रहे थे, जिनकी जगह जवान नस्लों में तेज़ और नए नशे मकबूल हो रहे थे। एक वेट्रेस की नरम और मुतरन्नम आवाज़ ने मेरे ख्यालात के रो दरम बरम कर दी। उसने मुझे कुछ पूछा था, वो मेरी समझ से बाला था, लिहाजा मैं भी उसके होंठों पर सजी हुई पेशेवर मुस्कुराहट का जवाब मुस्कुराहट से देते हुए काउंटर की तरफ बढ़ गया। लेकिन वो फर्ज की मारी मेरा पीछा छोड़ने पर आमादा न हुई और लपक कर मेरे सामने आ गई। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? इस बार उसने शाइस्ता अंग्रेजी में सहारा लिया था। मैं लुसीला से मिलने के लिए आया हूँ। मैंने उसकी चमकती हुई स्याह आंखों में देखते हुए आहिस्तगी के साथ कहा, आओ मेरे साथ। उसने जिस्म को कदरे कम देकर दोनों हाथों के इशारे से अदा के साथ एक तरफ इशारा किया और मैं मैसूर सा उसके पीछे हो लिया। फिर फिसल पड़े औरत को देखते ही मेरे जहन के किसी गोशे में सुल्तान शाह ने हाँक लगाई और मैं पन्ना कर अपनी पेशानी में मसल कर रह गया। शायद वो मरदूद सच ही कहता था कि कुदरत ने सिर्फ नाज़िक के हक में भी मुझे बहुत बाइखलाक बनाया था, और अगर सामने वाली की सूरत अच्छी हो तो ये खुशखलकी कुछ और ज्यादा ही जोर मारने लगती थी। मैंने जेर लब लाहौल पढ़कर अपने ठलके हुए शाने सीधे किए और उसके पीछे मेजों के दरमियान से गुजरते हुए अपने चेहरे पर करख्त मर्दाना संजीदगी तारी करने की कोशिश करने लगा। और उसी लम्हे वो वेटर हाल के गोशे में एक ऐसी मेज के करीब रुक गई जिसके गिर्द मखमली लिबास में एक हसीन साहरा बैठी हुई थी, जिसके याकूत लबों पर गैर महसूस से मुस्कुराहट सबत थी। मादाम लुसीला। वेटर्स ने अपने सर को खम देकर मुझसे कहा। फिर से आपोश साहरा से बोली, 9 बज रहे हैं, शायद यही तुम्हारे वो मेहमान हैं जिनका इंतजार था। बेख्तियार मेरे शाने फिर ठलक गए और मैं मर्दाना संजीदगी को खैरबाद कहकर मुस्कुराने पर मजबूर हो गया, क्योंकि वो शोला जवाला मेरे इस्तकबाल के लिए कुर्सी छोड़कर खड़ी हो गई थी। खुश आमदीद मिस्टर रोनिका। उसने रसीली और मुतरन्नम आवाज़ में वो कलमात अदा करते हुए अपना मरमरी हाथ मेरी तरफ बढ़ा दिया, जिसे मैंने नहायत एहतियात और नरमी से अपनी करख्त हथेली में छुपा लिया और उसका वजूद की हरारत मेरे अंदर के आदमी को पिघलाने लगी। वो मेरी आंखों में देखते हुए मुस्कुराए जा रही थी। उसने अपना हाथ छुड़ाने की भी कोशिश नहीं की थी, लेकिन उस वक्त मेरी वो हरकत गैर इरादी नहीं थी, बल्कि मैं उसे यकीन दिलाना चाह रहा था कि मैं सिर्फ जमाल परस्त था और उससे मुलाकात में मेरी कोई दूसरी ग़ज़ पोशीदा नहीं थी। उस तरह मैं उसे आसानी से राह पर ला सकता था। नाकाबिले यकीन चंद सानियों बाद मैं आहिस्तगी से उसका हाथ आज़ाद करते हुए खुद कलामी के अंदाज में बुड़बड़ाया, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम्हारा चेहरा आवाज़ से ज़्यादा हसीन होगा। मोनालिसा की मुस्कुराहट शायद तुम्हारे ही लबों से चुराई गई है। बैठो, वो खिफत अमेज़ लहजे में बोली, लेकिन अंदर की खुशी उसके चेहरे से फूटी पड़ रही थी। मेरा ख्याल है कि यह हमारी पहली मुलाकात है और हमें इसकी इब्तिदा मोहतात अंदाज में करना चाहिए। मोहतात ना रहा होता तो आते ही तुम्हारे कदमों में बैठ गया होता। मेरा शौहर शौकिया बाक्सर है, ये भी याद रखना। वह हंसते हुए बोली, तुम्हारा शौहर कोई भी हो सकता है, उससे मेरा कोई झगड़ा नहीं, क्योंकि मैं तुम पर कोई तावा नहीं रखता, न तुमसे शादी की दरख्वास्त करने का इरादा लेकर आया हूँ। मेरा मसलिक तो ये है कि हुस्न नाफाक होता है और कभी किसी की मलकियत नहीं हो सकता। उसे आज़ादी रहना चाहिए, वरना मुरझा जाता है।
सच बताओ कि तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो। वो यक बयक संजीदा होगी। मैं रोनिका हूँ और सिर्फ इतनी इजाज़त चाहता हूँ कि कभी कभी तुमसे मिलता रहूँ। मैंने मुल्तजाना लहजा में कहा। मिस्टर जिमी लॉयड के कारोबार या उनके किसी हरीफ से तुम्हारा कोई ताल्लुक तो नहीं? मेरा पोलैंड में शुगर का कारोबार है और मेरा सारा माल तुम्हारी ही कंपनी के जहाज़ों के जरिए बरामद होता है। मैंने फिलबदी जवाब देते हुए उसका रद्दअमल देखने के लिए दानिस्ता शुगर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, लेकिन उसका चेहरा सपाट रहा और मैंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, इसी सिलसिले में जिमी लॉयड से मिलना चाह रहा था। वो किसी भी दिन यहाँ आ सकता है और हो सकता है कि महीनों इधर का रुख न करे। तुम हमारे ब्रांच मैनेजर से क्यों नहीं मिल लेते? मेरे काम का ताल्लुक तुम्हारे शहर से नहीं बल्कि दूसरे बैनुल-अक़वामी रूट से है, इसलिए मेरा जिमी लॉयड ही से मिलना ज़रूरी है। मैंने उसके चेहरे से नजरें हटाए बगैर कहा, लेकिन चेहरे मोहरे से तो तुम पॉलिश से ज़्यादा अतालवी नजर आते हो और लहजा ना पॉलिश है ना अतालवी। बेहतर यह होगा कि तुम मुझसे खुलकर बात करो कि क्या चाहते हो और मुझसे क्यों मिल बैठना चाह रहे थे। यकायक मेरी छठी हिस्स बेतार होगी। उस वक्त तक मेरा ख्याल था कि मैं अदाकारी करी उसे बेवकूफ़ बना रहा था, लेकिन उसने आखिरी सवाल करके अपने बारे में मेरी हर गलत फहमी दूर कर दी थी। मैंने अपने लहजे में कोई तब्दीली लाए बगैर कहा, हकीकत मैं बता चुका हूँ, लेकिन मेरा तजुर्बा बताता है कि बाज़ लोग खूबसूरत होने के बावजूद ज़रा से मगरूर और बददिमाग भी होते हैं। अगर तुम्हारा ताल्लुक उस कबीले से है तो हम इसी वक्त एक दूसरे से अलहदा हो सकते हैं। अभी तक मैंने तुम्हारी काफ़ी भी नहीं पी है जो तुम्हें किसी खसारे का एहसास हो। काफ़ी यहाँ ज़रा देर से लेकिन एहतमाम के साथ सर्व की जाती है। उसने संजीदगी के साथ कहा। उसके चेहरे पर छा जाने वाली मतानत के नतीजे में उसकी उम्र यक बयक 10 बरस ज़्यादा नजर आने लगी थी। तुम आए अपनी मर्जी से हो, लेकिन मेरी इजाज़त के बगैर वापस न जा सकोगे। मैं तुमसे एक मरतबा फिर इसरार कर रही हूँ कि हकीकत बयान कर दो। अगर तुम धमकी दे रही हो तो मैं अभी जाकर दिखाता हूँ। अरे नहीं, उसने जल्दी से मेरा हाथ थाम लिया, फिर बोली, अगर तुम वाकई किंग लाइंस के साथ काम करते रहे हो तो तुम्हें यह भी मालूम होना चाहिए कि मिस्टर जी क्लार्क बहुत कम लोगों से और पहले से तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक मिलते हैं, क्योंकि वो बहुत मसरूफ आदमी है। ऐसी सूरत में तुम्हारी फौरी मुलाकात की ख्वाहिश हैरत अंगेज थी। अगर तुम खुद ही मुझसे मिलने की ख्वाहिश का इजहार न करते तो मैं खुद तुम्हें दफ्तर आने की दावत देती। लिहाजा अब जमाल परस्ती की कहानी भूल जाओ। वो मैं उसी वक्त तक सुनती रही थी जब तक मेरे मददगार इस हाल में नहीं आ गए। इस वक्त दोनों मेरे एक इशारे पर तुम्हें बेबस करके पुलिस के हवाले कर देंगे, क्योंकि यहाँ औरतों से तुंदखुई या बदतमीजी काबिल दस्त अंदाजी पुलिस तस्वुर की जाती है। मेरे बदन में सनसनी की लहर तोड़ गई। वो हसीन साहिरा मासूमियत की कैंचली उतार कर तेजी के साथ अपने असल रूप में सामने आती जा रही थी। मैंने गैर इरादी तौर पर सर घुमाकर अपने गुर्बो चवार का जायजा लिया, लेकिन लुसीला के साथियों की निशानदेही में कामयाब न हो सका। लेकिन मैंने अभी तक तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी नहीं की। मैंने कहा, इसकी तस्दीक सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ। वो मानी कर लहजम बोली, तुम न सिर्फ मर्द हो बल्कि मशकूक और गैर मुल्की भी हो। तुम्हारे मुकाबले में मेरी बात तवज्जो के साथ सुनी जाएगी। मुझे इल्म नहीं था कि तुम्हारी जहाज रां कंपनी बदमाशों का टोला है। मैंने गुस्सीले लहजे में कहा, तुम नाहित बेखौफी के साथ मुझे मुसलसल धमकियां दिए जा रही हो। मालूम होता है कि तुम्हें अपनी पुष्ट पनाहों पर ज़रूरत से ज़्यादा एतमाद है। तुम्हें इल्म नहीं कि मिस्टर जिमी लॉयड पूरे यूरोप में जहाज रानी की सनत के बेताज बादशाह हैं। वह कोहनियों के बल मेज़ पर मेरी तरफ झुकते हुए बोली, उनकी ये कारोबारी बालादस्ती उनके रकीबों को हजम नहीं होती। वो हर कीमत पर बादशाही का ये ताज अपने सर पर सजाना चाहते हैं। इसलिए मिस्टर जिमी लॉयड मेल जोल में एहतियात करते हैं। हिफ्ज़ मातुकद्दम के तौर पर उन्होंने अपनी जान को दरपेश इन खतरात के बारे में यूरोप के हर मुल्क में रिपोर्ट दर्ज करवाई हुई है। शायद अब तुम्हें अंदाज़ा हो गया होगा कि मुझे छेड़कर तुम खुद को कैसी खतरनाक सूरत हाल से दो चार कर बैठे हो। मैं तुम्हें जो कुछ बता चुका हूँ वह लफ्ज़ ब लफ्ज़ सच है। उसके बाद तुम क्या चाहती हो ये मेरी समझ से बाहर है। उसी वक्त वेट्रेस से काफ़ी की ट्रे ले आई और हमारी गुफ्तगू का सिलसिला वही मनक़ता हो गया। लुसीला ट्रे से काफ़ी की 2 प्यालियाँ तार करने में मसरूफ़ होगी और मैं फुर्सत के उन लम्हात में खुद को पेश आमदा वाक़यात का तजिया करने में मसरूफ़ हो गया। अपने होटल से किंग लाइंस के दफ्तर में जिमी लॉयड के बराह रास्त नंबर पर फ़ोन करने के बाद मुझे अचानक ही अपनी मुहिम बहुत जल्द ख़त्म होती नजर आने लगी थी। लेकिन दर हकीकत मैं उस खूबसूरत लड़की के फैलाए हुए जाल में फंस कर रह गया था। अगर मेरे पास सफरी दस्तावेजात ही मुकम्मल होती तो मैं काफ़ी हाउस में लड़ाई बढ़ाई करके निकल भागने की कोशिश कर सकता था। नाकामी की सूरत में पुलिस से सामना होता तो मैं अपनी शनाख्त करवा कर गुल खुलासी हासिल कर सकता था। लेकिन उस वक्त मैं ना उनका कैदी बनने के लिए तैयार था और ना ही पुलिस का सामना करने की हिम्मत रखता था। गनीमत था कि लुसीला को ना मेरे असलियत का इल्म था, ना ये मालूम था कि मैं पेरिस में कम अज़ कम 4 अफराद के कत्ल में किसी न किसी तरह मुलव्विस था, वरना वो मेरी नाक में नकेल डालकर मुझे किसी चौपाई की तरह चलने पर मजबूर कर सकती थी। फिर क्या सोचा तुमने? काफ़ी पीते हुए लुसीला ने सवाल किया। गालिबन मुझे तुम्हारा कैदी बनना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम सच को कबूल करने के लिए आमादा नहीं हो। मैंने शिकस्त खोरदा लहजे में कहा। फिर तुम हकीकत भी सुन दो कि मिस्टर जिमी लॉयड को पूरा यकीन था कि तुम उन तक रसाई हासिल करने की कोशिश करोगे। उसने वो इंकशाफ करके गोया मेरे असाब पर एक कारी सर लगाई। वो कैसे? तुम तो कह रही थी कि मैं जो कुछ कहती हूँ उसे भूल जाओ।
और अब वो सुनो जो मैं बता रही हूँ। आज दोपहर में किसी नामालूम मकाम से मिस्टर जिमी लाइट का फोन आया था, जो इत्तेफाक से मैंने ही रिसीव किया था। उन्होंने बताया था कि उनके दुश्मनों के अज़ाइम अब हद से तजावुज़ कर चुके हैं और उन लोगों ने मिस्टर जिमी लाइट के कत्ल के लिए किराए के आदमी मामूर किए, जिनमें से कोई ल्योन में पहुंच सकता है। ऐसा कोई भी अजनबी उनके हवाले से रब्ता कायम करे तो मैं उसे एतमाद में लेकर उसके बारे में मालूमात हासिल करूं, और अगर उस पर ज़रा भी शुबा हो तो उसे मिस्टर जिमी लाइट की पेरिस में दर्ज कराई हुई पुलिस रिपोर्ट के हवाले से मुश्तबा कातिल के तौर पर मकामी पुलिस के हवाले करने का हुक्म दिया गया है। वो मुसलसल मेरे चेहरे पर नजरें मरकूज किए कहे जा रही थी, उस तरह तुम नहायत आसानी से मेरे जाल में फंसे हो। अब बताओ, क्या तुम मिस्टर जिमी लाइट के खून के प्यासे नहीं हो? बज़ाहिर उसने बसात पर अपनी आखिरी मोहरा खेल कर मुझे मात दी थी। उसके बाद इस कदर मुदल्लल और भरपूर थी कि इंसानियों के लिए मुझे अपने दिल की धड़कनें टूटती हुई महसूस होने लगी, और लुसीला मुझे मीलों दूर रखा हुआ कोई असेबी मुजस्मा नजर न लगी। मगर मैंने फौरन संभाला लेकर कहा, तुम अगर सच बोल रही हो तो तुम्हारा कायम किया हुआ अंदाज़ा 100% दुरुस्त नजर आता है, लेकिन मेरी मुश्किल ये है कि मैं फ़िलहाल पुलिस का सामना नहीं करना चाहता। यहाँ तुम्हारे 2 मददगार मौजूद हैं, मैं रज़ाकाराना तौर पर खुद को तुम्हारे हवाले करने को तैयार हूँ। जिमी लाइट से मेरे बारे में तस्दीक या तरदीद होने के बाद मेरे मुस्तकबिल के फैसले का इख्तियार तुमको होगा। इस दौरान तुम मुझे अपनी निजी कैद में रख सकती हो। तुम हमें बिला सबब एक जुर्म के इर्तिकाब का मशवरा दे रहे हो। किसी निजी कैद में रखना संगीन जराइम में शुमार होता है। हमें क्या जरूरत है कि हम इस कानून शिकनी का मुर्तकिब हों? मैंने जवाब में कुछ कहे बगैर काफ़ी हाउस के नीम रोशन और आबाद हाल का जायजा लिया। मुझे नजर आ रहा था कि लुसीला सीधी तरह राह पर ना सकेगी, उसके लिए कोई ना कोई हंगामा आराई नागुज़ीर नजर आ रही थी। फिर उसी वक्त एक हैरतनाक वाक़या रुनमा हुआ। काफ़ी हाउस के बाहर से पै दर पै कई निस्वानी चीखें सुनाई थी। फिर शीशे की दीवारों के बाहर हजूम में भगदड़ नजर आई। उसी के साथ काफ़ी हाउस में बैठे हुए बेशतर अफराद हरास के आलम में अपनी निशस्तों से खड़े हो गए। कई पुरजोश नौजवान सूरत हाल का बनफसे नफीस जायजा लेने के लिए नकासी के रास्ते की तरफ लपके थे। मेरे साथ लुसीला भी काफ़ी छोड़ कर खड़ी हो गई थी और घबराई हुई नजर आ रही थी। अचानक बाहर से पै दर पै 2 गोलियां चलने की आवाज़ आई और एक कर्बनाक निस्वानी चीख से फिजा लर्ज कर रह गई। साथ ही काफ़ी हाउस में भगदड़ मच गई। सब लोग अपनी हैसियत या रुतबे का ख्याल किए बगैर दीवानों की तरह चीखते चिल्लाते गिरते पड़ते नकासी के अकबी रास्ते की तरफ दौड़े थे। सारी भीड़ उसी तरफ आने की वजह से मेन गेट की तरफ चिड़िया का बच्चा भी बाकी नहीं रहा था। काफ़ी हाउस का सारा हमला भी भागने वालों में शामिल हो गया था। मैंने मैदान साफ देखकर मेन गेट की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन लुसीला दहशत के बावजूद जों की तरह मेरे पीछे लगी रही। उसके मददगार उस अफरा तफरी में न जाने किधर पिछड़ गए थे। उस वक्त किसी को किसी का होश नहीं था और मेरे लिए कुछ कर गुजरने का मौका मुयस्सर आ गया था। मैंने रुके बगैर जेब से बीम गन निकाली, पलट कर सफाकाना अंदाज में एक निगाह लुसीला के दहशत ज़दा चेहरे पर डाली। फिर उसके कुछ समझने से पहले बीम गन की नाल उसके बाएं पहलू से लगाकर ट्रैगर दबा दिया। स्याह मखमल के साथ दूधिया बदन जलने की चिरान सी पैदा हुई। मेरा निशाना बेखता था, लिहाजा वो कोई आवाज़ पैदा किए बगैर अचानक फर्श पर ढेर होगी और मैंने भीम गन वापस जेब में डाली। उसे किसी ने गिरते देखा भी होगा तो तवज्जो नहीं थी। दहशत से वहां कई खवातीन बेहोश हो गई थी या लड़खड़ा कर गिरी थी, तो फिर उन्हें उठना नसीब न हो सका क्योंकि पीछे आने वाले उन्हें बेरहमी के साथ रोनते हुए गुजर गए थे। मैं किसी भी मुजामत से दो चार हुए बगैर अपने पीछे हाल में सिसकियों और कराहों की मातमी फिजा छोड़कर बाहर फुटपाथ पर आ गया, जहाँ एक मरतबा फिर लोग जमा होने लगे थे और उनमें खौफ व हरास फैला हुआ था। मेरे दिल में तजस्सुस तो जरूर पैदा हुआ कि उस भीड़ में मिलकर उस वाक़े की नौयत मालूम करूं, जिसके नतीजे में मुझे एक यकीनी अजाब से निजात मिली थी। लेकिन उस वक्त मैं भी लुसीला को कत्ल करके आया था। उसके मददगार खौफजदा तमाशाइयों की भीड़ में कहीं आस पास ही मौजूद थे। लिहाजा मैं फुटपाथ पर आकर सीधा एक तरफ बढ़ता चला गया। उस अफरा तफरी में अली नूर को तलाश करने की कोशिश भी वक्त के ज़्यादा से ज़्यादा कोई अहमियत नहीं रखती थी। मुझे अंदाजा था कि हालात अदल पर आने के बाद जब वो मुझे मौजूद न पाएगी तो खुद ही वापस होटल चली जाएगी। टैक्सी स्टैंड से मैं बराह रास्त होटल नहीं जाना चाहता था ताकि मेरी निशानदेही की कोई सूरत बाकी न रहे और शहर मेरे लिए अजनबी था। लिहाजा मैंने टैक्सी ड्राइवर को एयरपोर्ट चलने की हदायत की, जिस पर फौरी तौर पर अमल शुरू हो गया। गाड़ी सड़क पर डालने के बाद टैक्सी ड्राइवर ने फ्रेंच में मुझसे कुछ कहा और मैंने सॉरी नो फ्रेंच कहकर मुआज़रत कर ली। वो बेचारा शायद अंग्रेजी के बारे में पैदाइशी यतीम था, क्योंकि उसने जवाब देने के बजाय सिर्फ शाने उचकाने पर इक्तिफा किया और अपनी गाड़ी की रफ्तार कुछ और बढ़ा दी। मैंने सिगरेट सुलगा कर थके हुए अंदाज में पुश्तगाह से टेक लगाकर आंखें मूंद ली। चंद सानिये कबल मैं अपनी जिंदगी के चंद बदतरीन लम्हात से गुजरा था, जिनसे बचकर मेरा निकल आना टैक्सी में सफर करते हुए बिन नाकाबिल यकीन महसूस हो रहा था। लुसीला ने मुझे उस कदर महारत और खूबसूरती के साथ अपने दाम में बंसाया था कि मैं आखिर तक उसके अज़ाइम का सही अंदाज़ा लगाने से कासिर रहा। लेकिन अब यह बात साफ हो चुकी थी कि जिमी लाइट फ्रांस में मेरी सरगर्मियों से बाखबर होते ही मेरा जहन पढ़ने में कामयाब हो गया था। उसे यकीन था कि मैं लियोन को रुक करूंगा
और अगर एलिनोर बर वक्त मुझे लियोन में किंग लायंस के दफातर की मौजूदगी से आगाह न करती तो मैं बाद में जरूर उस ठिकाने पर तबाह आजमाई करता। जिमी की किंग लायंस में मुजरिम नहीं बल्कि मुअज़्ज़ज़ पेशावर लोग मुलाजिम थे, लिहाजा उन्हें मेरी तरफ से होशियार करने के लिए उसने अपने नामालूम चांद दुश्मनों का स्कैंडल घड़ा था। और लुसीला तो मरते दम तक यही समझती रही थी कि वो अपने आका के लिए एक चांदी दुश्मन को पकड़ने में कामयाब हो गई है। यह और बात है कि मैं किंग लायंस के नहीं बल्कि शी के हवाले से जिमी लाइट के लहू का प्यासा था। काफी हद से लुसीला की लाश की बरामदगी और उसके दोनों मददगारों के बयानात के बाद जिमी लाइट के लिए यह समझना जरा भी दुश्वार न होगा कि मैं उसकी तवक्कात के ऐन मुताबिक उसके मकामी दफ्तर के जरिए लुसीला तक पहुंचा और खतरा भांपते ही उसके आदमियों की आंखों में धूल झोंक कर फरार हो गया। बाहर होने वाली फायरिंग और भगदड़ की वजह से मेरे फरार के वक्त किसी ने लुसीला की तरफ तवज्जो नहीं दी थी, क्योंकि बीम गन एक खामोश मोहलक हथियार थी जो शिकार के बदन से लहू की एक बूंद भी गिरे बगैर उसे मौत के घाट उतार देता था। लेकिन उसकी मौत का राज ज्यादा देर तक पोशीदा नहीं रह सकता था। यूं ही पुलिस और रजाकार इमदादी पार्टियां जख्मी और बेहोश होने वालों की तरफ मुतवज्जा होती। लुसीला के जले हुए मखमली लिबास के नीचे उसके बाएं पहलू में वो मुहिब गार दरियाफ्त कर लिया जाता जिससे उतर कर जहन्नमी शुआओं ने उसके दिल को खाक कर दिया था। उस तरह किंग लायंस के हमले में जरूर जिमी लाइट के दुश्मनों की दहशत फैल जाती, लेकिन जिमी लाइट को लियोन में मेरी मौजूदगी का सुराग मिल जाता और पूरे शहर के तूलो अर्ज में शी के गुर्गे में तलाश की मुहिम शुरू कर देते। यह ख्याल आते ही मेरी तबीयत बेचैन होगी। सुल्तान शाह होटल में तनहा और इस मखदूज सूरत हाल से बिल्कुल बेखबर था, जबकि एलिनोर भी काफी हाउस से बाहर होने की वजह से अंधेरे में थी। इसलिए जरूरी हो गया था कि मैं जल्द अज जल्द होटल वापस पहुंचकर उन दोनों को बदली हुई सूरत हाल के बारे में एतमाद मिले था। एयरपोर्ट पर टैक्सी रुकते ही मैं किराया अदा करके सीधा टर्मिनल की इमारत में घुसता चला गया। पहले मैंने टॉयलेट में जाकर आईने में अपना सरापा का जायजा लिया और फिर इमारत में एक तवील चक्कर काट कर उस रुख पर निकल गया जिधर शहर जाने वाली बसें नजर आ रही थी। पहली बस से शहर के एक बारोनिक इलाके में उतरकर मैंने दोबारा एक टैक्सी का सहारा लिया और होटल रवाना हो गया। उस दौरान में मैंने उस अमर की पूरी एहतियात रखी थी कि गैर जरूरी तौर पर तेज रोशनी में या ज्यादा लोगों के सामने ना हो, और आखिरकार मैं बखैर आफियत अपने होटल में वापस पहुंच गया। मुझे तनहा देखते ही सुल्तान शाह चौंका था। अपनी चहेती को कहाँ छोड़ आए हो? आदमियों की तरह बात करो। मैंने जूतों समेत बिस्तर पर दराज होते हुए कहा, हमारी बाजी उलट गई है। अगर हमने फौरी तौर पर यह शहर न छोड़ा तो फिर यहाँ से जिंदा निकल नहीं सकेंगे। एलिनोर एक हंगामे में बिछड़ गई। वो भी बस थोड़ी देर में वापस आई होगी। उसके पहुंचते ही हम अपना अगला प्रोग्राम तय कर लेंगे। फिर मैंने सिगरेट के गहरे कश लगाते हुए उसे मंदोअंद पूरी कहानी सुनाती, जिसके दौरान में उसके चेहरे के तासुरात लम्हा बलम्हा बदलते रहे, लेकिन उसने दरमियान में कहीं भी दखल अंदाजी नहीं की थी। मुझ पर तुम बिला वजह नाराज होते रहती हो। वो मेरे खामोश होने पर संजीदगी के साथ बोला, दरअसल तुम हर लड़की और औरत के साथ जज्बाती तौर पर किसी न किसी हद तक मुलव्विस हो जाती हो, इसलिए उसके बारे में सही फैसला नहीं कर पाते। लेकिन मैंने फोन पर उसके साथ तुम्हारी बेतकल्फाना बातचीत से ही भांप लिया था कि वो कुछ पोशीदा अज़ाइम रखती है, वरना मगरिब में भी इज्जतदार औरतें यूं पहले फोन पर अजनबियों को वक्त नहीं दे बैठती होंगी। बहरहाल उस पर लानत भेजो। उसने मुझे कराज करना चाहा और अपनी जान से हाथ धो बैठी। मुझे खुद अपनी गलती का एहसास है। अगर मैं एहतियातन भीमगंज साथ ना ले गया होता तो उसे पीछा छुड़ाना मुहाल हो जाता। खौफजदा होने के बावजूद वो किसी जोंक की तरह मेरे पीछे लगी हुई थी। तुम्हें ये सब बताने से मेरा यह मतलब नहीं था कि तुम्हें किसी नासिहाना तकरीर की दावत दूं। इस बारे में मैंने अब खुद मोहतात रहने का फैसला कर लिया। और ये एलिनोर तो बहुत ही अजीब औरत है। वो एक सानिया की तवक्कुफ के बाद बोला, पहली फुर्सत में उसका भी पत्ता काटना पड़ेगा, वरना ये हम दोनों में नफाक डलवा देगी। हम रफ्ता रफ्ता अपनी मंजिल से करीब होते जा रहे हैं। इटली पहुंचने के बाद एलिनोर की अफादियत भी खत्म हो जाएगी। तुम तो इस तरह मंजिल का जिक्र कर रहे हो जैसे इटली ही में गजाला भाभी के मिलने की उम्मीद हो। वो चुपते हुए लहजे में बोला, इस वक्त हम दो समतों में बटे हुए हैं। जिमी लाइट की बेखूनी के साथ ही हमें भाभी को भी तलाश करना है। जाने क्यों मैं इस बारे में वीरा की तरफ से पुरुमीद हूँ। मैंने पुरख्याल लहजे में कहा, उसने गजाला को कराची से अगवा करा कर बरतानिया भेजा था। गजाला की गुमशुदगी पर वो हमेशा ही नादम नजर आई है और उसे रखावत भी महसूस करती है। क्या पता कि अभी तक वो खुद ही उसे दौड़ाती आई हो। ये सब बातें बाद में भी हम सोच सकते हैं। मैंने अपना गुस्सा जब्त करते हुए कहा, फिलहाल मुझे पेरिस का तजुर्बा याद आ रहा है। उन्होंने हमारे पार्क होटल पहुंचने से पहले ही सारे होटलों की ऐसी नाकाबंदी करवाई थी कि हम फौरन उनकी निगाहों में आ गए थे। यहाँ भी वही सूरत हाल दोहराई जा सकती है। खतरात अपनी जगह है, लेकिन पेरिस बड़ा शहर है। पाशी की तंजीम भी बड़ी थी, इसलिए उन्होंने फौरी तौर पर इतनी मुनज़्ज़म कार्रवाई कर डाली। लेकिन लियोन में ऐसा होना मुश्किल है। ये कहते हुए उठा और एक गोशे से एक बैग उठा लाया। तुम्हारे जाने के बाद मैंने नीचे होटल के स्टोर से ये हाइकिंग किट बैग खरीद लिया था। सारी रकम इसमें भर ली है। इसे पूछ से बांध कर हम अपने हाथ आज़ाद रखेंगे। मैं उसकी तारीफ करते हुए उसकी हौसला अफजाई कर रहा था कि अचानक फ़ोन की तेज घंटी ने हमें चौंका दिया और हम दोनों तहय्युर अमेज़ मुस्तफसराना निगाहों से एक दूसरे की शक्लें तकने लगे। वो सुबह के नाश्ते और अखबार वगैरह के सिलसिले में इस्तकबालिया क्लर्क
या रूम सर्विस वालों की तरफ से कॉल भी हो सकती थी। लेकिन उस वक्त हम जिन खतरनाक हालात से दोचार थे उनकी वजह से हर मामूली बात भी अपनी असलियत से कई गुना बड़ी होकर हमें नजर आती थी। इस शहर में हमारा कौन शनासा निकला है? सुल्तान शाह के होंठों से सरसराती हुई आवाज निकली।